यह उन दिनों की बात है जब समय रहते दिल्ली शहर सबको अपनी शरण में लेने को तैयार था, जहां गरीब से गरीब आदमी 2 आने में अपना पेट भर लेता था। चलिए शुरू करते हैं इस बेबस इंसान की कहानी। सर्दी के मौसम की एक रात थी और रात के 12 बज चुके थे। मैं बिस्तर पर लेटा करवट बदल रहा था। नींद का दूर दूर तक पता नहीं था। इस मौके पर मुझे सिगरेट की इच्छा हुई। मैंने सिगरेट की डिब्बी ली, मगर वह तो बिल्कुल खाली हो चुकी थी और सिगरेट की हड़क और भी उभरती जा रही थी। मैं खामोशी से अपने बिस्तर से उठा। मेरी पत्नी, जो दिन भर घर के काम करके थक चुकी थी और बेखबर नींद की आगोश में चली गई थी। मैंने खूंटी से अपने गर्म कपड़ों से कोट निकाला और चप्पल हाथ में लेकर खामोशी से बेडरूम का दरवाजा बंद किया और बाहर के दरवाजे की तरफ चल पड़ा। हवा के एक ठंडे झोंके से मेरे पूरे बदन में एक ठंडी लहर सी उड़ गई, मगर सिगरेट की हड़क ने मुझे बाहर निकल जाने पर मजबूर कर दिया। हालांकि मुझे पता था कि सिगरेट इस वक्त कहाँ से मिल सकती है और वह फासला मेरे घर से तकरीबन 1.5 मील दूर होगा। मैंने अपनी मोटरसाइकिल की तरफ देखा, मगर यह सोचकर कि मोटरसाइकिल पर बहुत ठंड लगेगी, पैदल ही जाने का फैसला कर लिया। इस जमाने में ना चोरी का डर था और ना ही लूट मार की परवाह। लोग सादा दिल और मोहब्बत करने वाले थे। मैं खामोशी से बाहर का दरवाजा अच्छी तरह बंद करके आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। जगह जगह फुटपाथ पर दिन भर के थके हारे मजदूर, भिखारी और गरीब लोग पुराने से कंबल लपेटे इस तरह सो रहे थे जैसे कि फर्म के गद्दे पर कमरा बंद करके और लिहाफ ओढ़कर अमीर लोग सोते हैं। मैं उनके बीच से रास्ता बनाता हुआ तेजी के साथ अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई घुटी घुटी आवाज के साथ रो रहा हो। मेरे कदम खुद ब खुद आवाज की तरफ चल पड़े। जैसे जैसे मैं उस आवाज के करीब जा रहा था तो उसकी घुटी घुटी से रोने की आवाज मेरे कानों में टकरा रही थी और लाइट की मध्यम रोशनी में कोई अपने पाँव के बीच अपना सर झुकाए बैठा था। यहाँ तक कि मैं उसके बहुत नजदीक पहुँच गया, मगर उसको खबर ही ना हुई। मैं उसके बिल्कुल सामने बेंच पर बैठ गया और हल्की आवाज में उसको कहा, हेलो सर, क्या हुआ आपको? मगर मैं जवाब से वंचित रहा। मेरा दिमाग कह रहा था कि मैं वापस पलटकर अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ूं, मगर भगवान के डर से मैं उसको इस हालत में छोड़कर जाने का सोच भी नहीं सकता था। डरते डरते मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वह चौंक कर मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा, भाई माफ करना, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। उसने अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखा और कहा कि कोई बात नहीं भाई, आप मुझसे इतनी रात को क्या चाहते हो? मैंने कहा, मैं तो सिगरेट लेने के लिए जा रहा था, मगर जब आपके रोने की आवाज़ सुनी तो खुद ब खुद आपकी तरफ मेरे कदम बढ़ गए। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपके रोने की वजह जान सकता हूँ? शायद मैं आपके काम आ जाऊँ। भाई, आप मेरी कहानी सुनकर क्या करेंगे? आप जाओ, अपना काम करो। मैंने कहा, भाई चलो, अपना नाम तो बता दो। मेरा नाम क्या है यह तो मैं भी नहीं जानता। अब तो मुझे बेचैनी हो गई कि उसकी कहानी सुने बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगा और सिगरेट की इच्छा जिसकी वजह से मैं घर से निकला था वह तो कहीं दफन ही हो गई थी। फिर जब उसने मुझे घूर कर देखा तो ना चाहते हुए भी इस ठंडे मौसम में मेरे माथे पर पसीना आ गया, मगर मैंने भी हट धर्मी की चादर ओढ़ ली और कहा, कुछ भी हो जाए मैं आपकी कहानी सुने बगैर नहीं जाऊंगा। उसने अपने फटे हुए कोट की अंदर वाली जेब में हाथ डाला और सिगरेट का पैकेट निकालकर जलाकर एक सिगरेट मुझे दी और एक सिगरेट खुद पीने लगा। मैंने सिगरेट लेकर कस लगाया तो मेरे सिगरेट की इच्छा जो मौजूद थी वह पूरी होने लगी। फिर वह खामोशी से सिगरेट पीता रहा और एक जगह ही देखता रहा। फिर थोड़ी देर की खामोशी के बाद वह बोला, भाई तुम कौन हो? तुमको इतनी रात को अचानक हमदर्दी का बुखार क्यों चढ़ गया है? भाई तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, ठंड बहुत है। वह एकदम गुस्से में आ गया और अंग्रेजी में मुझसे कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। और फिर सिगरेट लगाकर मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, सिगरेट लो और दफा हो जाओ। उसने अंग्रेजी में ही मुझे गाली दी, जो कि खुशी दिल के साथ मैंने स्वीकार कर ली। थोड़ी देर खामोशी रही, सिर्फ हवा की सरसराहट चारों तरफ फैली हुई थी। फिर वह खुद मुझसे बोला और अंग्रेजी में मुझसे कहने लगा, भाग जाओ, मेरे पास से मुझसे बात मत करो। मैं खामोश रहा, सिगरेट के आहिस्ता आहिस्ता कस लगाता रहा। फिर थोड़ी देर के बाद उसने अंग्रेजी में मुझसे कहा, मैं 2 दिन के बाद तुमसे मिलूंगा। मैंने कहा, वादा? उसने कहा,
मैं कभी गलत बात नहीं करता। ये अजनबी दोस्त, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? अब उसके बोलने का ढंग काफ़ी बदल गया था। वह दोस्ताना माहौल में मुझसे बात करने लगा। तुम्हारा नाम क्या है? उसने मुझसे सवाल किया। जब तुमने अपना नाम नहीं बताया तो मैं क्यों बताऊं? अच्छा, यह बात है मेरे दोस्त। यकीन मानो, मुझे मेरा नाम याद नहीं। हाँ, लेकिन मुझे सब लोग लक्की कहकर बात करते थे। अच्छा चलो, अब हम एक अच्छे दोस्त बन गए हैं। हाथ मिलाओ। उसने मुझसे हाथ मिलाया और मैंने उससे वादा लिया कि वह 2 दिन के बाद अपनी कहानी मुझे सुनाएगा। उसने बड़े दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराते हुए मुझसे वादा कर लिया और जब मैं जाने के लिए उठने लगा तो उसने कहा, दोस्त, अपना नाम तो बता कर जाओ। क्यों नहीं, मेरा नाम राजवीर है। अच्छा, तो तुम हिंदू हो? ये क्या बात हुई भाई? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं एक हिंदू हूँ और तुम भी एक हिंदू हो। ना कोई सिख, ना कोई मुसलमान, यह तो हम लोगों की बनाई हुई बात है ना। वह बहुत जोर जोर से हंसा। दोस्त, बहुत अच्छे, यह बात सही है। चलो फिर मुलाकात होगी। मैं वापस घर आ गया। शुक्र है कि सुबह के 4 बज गए थे, मगर मेरी पत्नी अभी भी बेखबर सो रही थी। मैं खामोशी से बिस्तर पर जाकर लेट गया। दूसरे दिन मैं अपने कामों में बिजी हो गया, लेकिन जब फुर्सत मिलती तो मेरा दिमाग उसकी तरफ चला जाता। वह बहुत ही पूरा रहस्यमय व्यक्ति था। शाम से बारिश शुरू हो गई और ठंड और भी ज़्यादा बढ़ गई। अगले दिन मुझे उससे मिलने जाना था, मगर दोपहर से रुक रुक कर बारिश हो रही थी। लेकिन फिर शाम को ठंड तो बहुत थी, मगर बारिश रुक चुकी थी। मैंने रात के 11 बजे से तैयारी शुरू कर दी और मैंने अपनी पत्नी को बताया कि मुझे एक पार्टी में जाना है जो कि रात देर तक होगी, इसलिए मेरा इंतज़ार मत करना और तुम सो जाना। मैं सुबह आऊँगा। क्योंकि दूसरे दिन संडे था, इसलिए मेरी पत्नी को भी कोई ऐतराज़ नहीं था। आज मैंने अपनी मोटरसाइकिल निकाली। हेलमेट पहनकर अच्छी तरह अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए दस्ताने वगैरह पहनकर सिर्फ 15 मिनट में उसके पास पहुंच गया। आज वह बहुत खुशी के मूड में था, लेकिन चेहरे पर एक उदासी और मायूसी साफ नजर आ रही थी। मुझे देखकर वह फीकी सी मुस्कुराहट के साथ मुझसे मिला और कहने लगा, तुम भी अपने वादे के सच्चे हो। आखिरकार तुम आ ही गए। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मेरे बहुत जिद करने पर वह मेरे साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर कॉफ़ी शॉप जाने को तैयार हो गया। मंदिर के करीब एक कॉफ़ी शॉप थी जो कि सुबह 4 बजे बंद होती थी। मैंने रास्ते में से 2 सिगरेट के पैकेट लिए और फिर कॉफ़ी शॉप पहुंचकर एक बिल्कुल अलग थलग मेज पर जाकर आमने सामने बैठ गए। उसको मैंने सिगरेट की ऑफ़र की, जो उसने खुश होकर ले ली और फिर वह कॉफ़ी आने तक हल्के हल्के कश लगाता रहा। मगर मैंने महसूस किया कि वह कुछ बेचैन सा था और खामोशी से कुछ सोच रहा था। अचानक वह फूट फूट कर रो पड़ा। बड़ी मुश्किल से मैंने उसको चुप किया। वह कहने लगा, राजवीर भाई, ना जाने क्यों मेरा दिल कह रहा है कि आज आपसे मैं अपने दिल की हर बात शेयर करूं, ताकि मुझे आसानी से मौत आ जाए। मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा दिल गवाही दे रहा है कि आप पर भरोसा किया जा सकता है। उसके बाद वह एक गहरी सोच में डूब गया। मैंने भी खामोशी अपना ली। वह फिर रोने लगा। अब की बार मैंने उसको रोने दिया ताकि उसके दिल का गुबार निकल जाए। मैंने सिगरेट जलाकर उसको दी। वह हल्के हल्के कश लगाकर कुछ सोचता रहा। फिर मुझसे बोला, भाई आप मुझसे वादा करो कि मेरी यह कहानी आप जरूर कहीं प्रकाशित करेंगे, ताकि लोग मेरी कहानी से सबक सीखे। मैंने उससे वादा कर लिया। मैंने उससे कहा, कॉफ़ी के साथ नींबू का ऑर्डर देता हूँ, पहले तुम कुछ खा पी लो फिर शुरू होना। भाई, मेरे पास वक्त की बहुत कमी है। मैं अभी और इसी वक्त आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ और साथ ही कॉफ़ी और नींबू भी खाता हूँ। आप बिल्कुल फिक्र ना करो। चलो तो अब कहानी सुनते हैं। उसकी जुबानी, मेरा नाम आकाश है, मगर मेरी माँ मुझे लक्की कहा करती थी और इस नाम से मैं अपने दोस्तों और जानने वालों में मशहूर हूँ। मेरा असल नाम बहुत कम लोगों को पता था। वह कुछ मिनट सोचता रहा, फिर कहने लगा कि मैं बहुत बड़े सेठ का बेटा हूँ। क्या आपको यकीन आएगा, मेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं। मार्केट में जो कपड़े की मिल थी वह मेरे नाम पर थी। मेरा बाप बहुत बड़ा स्मगलर था। हिंदुस्तान के बड़े बड़े राजनेताओं से उनकी दोस्ती थी। बड़े बड़े चैनल हो या कोई छोटा ऑफिसर, सब उसकी ही सुनते थे। लेकिन मेरा बाप बहुत ही अय्याश था। मैं लड़कपन से अपने घर में अलग अलग लड़कियों को आते जाते देखा करता था। मेरी माँ एक वैश्या थी, मगर उसके जीवन के तौर तरीके बहुत अलग थे। वह किसी बड़े खानदान की लगती थी। वक्त भी क्या जालिम चीज़ है, यह मुझे बाद में पता चला। मेरे पास एक स्पोर्ट्स गाड़ी थी जिसमें मैं कॉलेज जाता था। उसके बाद वह मुझसे
और क्योंकि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट था, लड़कियां लड़के सभी ऊंचे खानदानों के थे और सभी निडर स्टूडेंट थे। पढ़ाई से ज़्यादा हम लोग पार्टी किया करते थे। रात रात भर शराब और नाच गाने की महफिल सजी रहती थी। फिर उसने सिगरेट का एक लंबा कश लगाया और कहने लगा कि उसमें एक लड़की थी, बहुत खूबसूरत, और वह स्त्री सौंदर्य से माला माल थी। मैंने अपनी दौलत के जोर पर उसको अपना बना लिया था। वह भी दौलत के चक्कर में मेरे साथ घुल मिल गई थी। फिर एक रात शराब के नशे में मैंने उसकी इज्जत तार तार कर दी, मगर उसके बावजूद वह मेरे साथ रही और हम दोनों एक नाजायज रिश्ते में खुश रहने लगे। मुझे वह सब तरीके पता थे जिससे औलाद नहीं हो सकती थी, इसलिए हमारी दोस्ती बहुत सालों तक चलती रही। लेकिन फिर मेरा दिल उससे भर गया। मैं दूसरी लड़कियों के साथ रात गुजारने लगा। उसमें कई तो ऐसी लड़की थी कि जो मुझसे एक रात के 1000 रुपये ले लेती थी। फिर वह चारों तरफ देखकर कुछ सोचने लगा और थोड़ी देर के बाद बोला, लेकिन भाई, एक लड़की के श्राप ने मेरी दुनिया उजाड़ दी। हुआ कुछ यूँ कि एक दिन मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और अपनी सिक्योरिटी के लिए इंटरव्यू कर रहा था। काफ़ी बोल्ड तरह की लड़कियां थी, मगर इतने इंटरव्यू ले लेकर मैं बोर हो गया था। तो मैंने अपनी सिक्योरिटी को कहा, अब किसी को अंदर नहीं आने देना, बाकी इंटरव्यूज़ कल होंगे। और मैं फिर शराब पीने लगा कि मेरी सिक्योरिटी ने कॉल पर बताया, एक लड़की है जो जिद कर रही है, आप उसका इंटरव्यू ले ले, वह बहुत ज़रूरतमंद है। मगर पहले तो मैंने टाल दिया। फिर उसके बहुत जिद करने पर मैंने उसको अंदर बुला लिया। वह बहुत मासूम थी भाई, उसने बहुत अच्छे से दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। यह कहकर फिर उसने सिगरेट जलाई और हल्के हल्के कश लेने लगा। मैंने बहुत लड़कियां देखी थी, बहुत लड़कियों के साथ रात गुजारी थी, लेकिन उस मासूम सी लड़की ने नजरें नीचे करके अपनी फाइल मेरे आगे रख दी। मैं कुर्सी से उठकर उसके पास आ गया। वह सहम गई और थर थर कांपने लगी। मैंने उसको दिलासा दिया और बैठने को कहा। जब वह मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई, मैंने देखा कि उसकी आंखों में नमी थी और वह मुझे बहुत मासूम और बेचारी लगी। मैंने कॉल पर अपनी सिक्योरिटी को बुलाया और कहा कि इस लड़की की फाइल लेकर जाओ और इसका अपॉइंटमेंट लेटर बनाकर ले आओ। अब वह बहुत संतुष्ट और खुश हो रही थी। वह बार बार मेरा धन्यवाद कर रही थी। मैंने उससे पूछा कि क्या सैलरी लेंगी आप? उसने कहा कि सर, जो भी आप दे दें, मैं बहुत ज़रूरतमंद हूँ। मैंने कहा, ठीक है, मैं 30,000 महीना आपको सैलरी दे सकता हूँ। तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसको यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन मेरी शैतानी दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। वह लेटर और 1 महीने की एडवांस सैलरी लेकर खुशी खुशी चली गई। मैंने उसको घर छोड़ने की ऑफ़र की, मगर उसने मना कर दिया। मैंने भी सोच लिया था कि अब ठंडा करके खाऊंगा। मुझे जल्दी नहीं थी, वह अब मेरी सिक्योरिटी थी। इतने में कॉफ़ी लेकर वेटर आ गया। अब बातों का सिलसिला रुक गया। उसके जाने के बाद उसने बताया कि वह पूरे 15 दिन आती रही और दिन भर सर झुकाकर काम करती रही और 5 बजे शाम होते ही घर के लिए चली जाती। मैं अभी उसे कुछ नहीं कहता था ताकि वह मेरे ऊपर भरोसा करने लगे, और यही हुआ। वह मुझ पर भरोसा करने लगी और कभी कभी अपने घर के हालात मुझे बताने लगी। एक सच्चा हमदर्द बनकर मैं उसके जख्मों पर मरहम रख दिया करता था। 2 महीनों के बाद वह मुझसे बहुत फ्री हो गई। वह मेरी बहुत इज्जत करती थी। एक दिन काम के बहाने मैंने उसको रोक लिया और इस तरह रात के 8 बज गए। सभी स्टाफ जा चुके थे। मैंने उसको ऐसा काम दिया कि वह भी टाइम का ख्याल ना रख पाए। जब उसको एहसास हुआ तो वह मेरे पास आई। सर, बहुत देर हो गई है, मेरी माँ बहुत परेशान हो रही होगी, चलो मैं तुमको तुम्हारे घर छोड़ दूंगा, तुम परेशान मत हो। यह कहकर मैंने उसको अपनी मजबूत बाहों में ले लिया। उसने बहुत कोशिश की, मगर अब उसका बचना बहुत मुश्किल था। वह चिल्लाई, रोई, ऊपर वाले का वास्ता दिया, मगर अब मैं कहाँ सुनने वाला था। मुझ पर जैसे हैवान सवार हो चुका था और मैंने उसकी इज्जत को ताड़ ताड़ कर दिया। यह काम खत्म करके मैंने उसको बहुत तसल्ली दी, लेकिन वह बराबर रोई जा रही थी। मैंने ड्राइवर को बुलाकर कहा, इसको घर छोड़ आओ, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। मगर राजवीर भाई, उसने जाते जाते मुझसे कहा कि ऊपर वाले ने चाहा तो ना तो तेरी शादी होगी, ना ही तेरी कोई औलाद होगी। बात आई गई हो गई। उसने ऑफिस आना छोड़ दिया। मैं मतलब निकालने के बाद उसको भूल गया और दूसरी लड़कियों के साथ ज़िंदगी एंजॉय करता रहा। लेकिन ना जाने क्या बात थी कि जब भी अकेला होता, उसको रोता हुआ चेहरा मेरे सामने आ जाता। मेरी लाख कोशिश के बावजूद भी मैं उसको भूल नहीं पा रहा था। आखिर एक दिन मैंने फाइल में से उसका पता निकाला और उसके घर पहुंच गया, मगर घर पर ताला लगा हुआ था। मैंने उसको बहुत ढूंढा, मगर मुझे वहां ना मिल सकी। इन बातों के कुछ दिनों के बाद ही
मेरे पिता को इंटरपोल पुलिस ने एक केस में गिरफ्तार कर लिया। रुपए खर्च करने के बावजूद मेरे पिता को सजा हो गई। अब सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। दूसरी तरफ मेरे दोस्त और ख़ास तौर पर मेरी माँ मेरी शादी के चक्कर में पड़ गई, जबकि मैं शादी नहीं करना चाहता था और ना ही मुझे शादी की ज़रूरत थी। पिता की गिरफ्तारी के बावजूद हमारा काम और कारोबार बिल्कुल ठीक था। मेरी माँ ने ज़बरदस्ती मेरी शादी कर दी। भाई क्या बताऊँ, फिर शादी मेरी बर्बादी बन गई। यह कहकर वह फिर रोने लगा। वह फूट फूट कर रो रहा था और मैंने हैरानी से उसकी शक्ल देखकर कहा, आगे बताओ क्या हुआ। फिर उसने मुझसे जो कहा वह सुनने के काबिल नहीं था। मेरे लिए तो यह बात मुश्किल था कि इस मौके पर मैं उसको क्या कहूँ। उसने बताया कि उस लड़की की बददुआ ऐसी लगी कि मैं अपनी पत्नी के पास जाने के काबिल ही नहीं रहा। सारी रात अनजाने दर्द से तड़पता रहा, दीवारों से टक्कर मारता रहा। सुबह मेरी पत्नी अपने घर चली गई और उसने मुझे तलाक भिजवा दिया। हर बार शादी की रात मेरे साथ ऐसा ही हुआ और तीसरी शादी जो अभी 15 दिन पहले ही खत्म हुई है, उसके बाद तो वह दर्द जो सिर्फ शादी की रात उठता था अब हर पल मुझे तड़पाता है। डॉक्टर भी मेरी इस बीमारी को नहीं समझ पा रहे हैं, मगर मैं जानता हूँ कि मुझे उस लड़की के श्राप ने बर्बाद कर दिया है। मैं मौत मांगता हूँ मगर मौत भी मुझसे नाराज है। मैंने उससे कहा कि तुम अपना इलाज क्यों नहीं करवाते। उसने कहा कि दुनिया का कौन सा देश है जहाँ मैं इलाज के लिए नहीं गया। मगर भाई, जब ऊपर वाला नाराज हो जाए तो फिर कहाँ से आराम मिलेगा। फिर मैंने उससे कहा कि उस लड़की को ढूंढो, अगर उसने तुम्हें माफ़ कर दिया तो तुम्हें ऊपर वाला भी माफ़ कर देगा। कहने लगा, मैंने उसे बहुत ढूंढा मगर वह मुझे नहीं मिली। फिर मैंने उसको बहुत तसल्ली दी और मैं कर भी क्या सकता था। सुबह होने वाली थी, कॉफ़ी शॉप भी बंद हो रही थी। मैंने टूटे दिल के साथ उसको विदा किया और दूसरे दिन मैं अपना काम खत्म करके टीवी देख रहा था कि खबर आई कि सेठ के बेटे आकाश ने खुदकुशी कर ली है। यह खबर सुनते ही मैंने मोटरसाइकिल ली और मिनटों में मैं उसके घर पहुंच गया, क्योंकि रात ही उसने मुझसे अपने घर का पता दिया था। मगर जब उसके घर पहुंचा तो ये देखकर हैरान था, कोई भी उसकी अर्थी को हाथ लगाने को तैयार नहीं था। पूरे मोहल्ले के लोगों और रिश्तेदारों का यही कहना था कि मासूम बच्चियों का रेप करने वाले की अर्थी को हम हाथ नहीं लगाएंगे। जब कोई आगे बढ़ने को तैयार ना हुआ तो मैंने अपने 4-5 दोस्तों को बुलाया और उसका अंतिम संस्कार लिया। मैं कुदरत के इस फैसले पर हैरान भी था और अपने अजनबी दोस्त के लिए ऊपर वाले से प्रार्थना भी कर रहा था, शायद मरने के बाद ऊपर वाला उसके जुर्मों को माफ़ कर दे। मगर काश मुझे वह लड़की मिल जाती तो मैं उसको माफ़ करवा देता, लेकिन कुछ ना हो सका और मेरा अजनबी दोस्त एक श्राप के तहत उस ईश्वर को प्यारा हो गया। ऊपर वाला उसको माफ़ कर दे, लेकिन यह भी सच है कि किसी मजबूर की मजबूरी का फ़ायदा कभी नहीं उठाना चाहिए। जिसको करने से घाटे का सौदा होता है उससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि दुनिया वालों से तो शायद हम बच जाए, लेकिन ऊपर वाले की सज़ा से और उसकी पकड़ से कोई भी नहीं बच सकता। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।